अस्सलाम वालेकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिन्होंने मुझे भेजी है, उनका नाम है इरम। सहारनपुर, इंडिया से उनका ताल्लुक़ है। नाम भी यूँ समझिए थोड़ा सा फर्जी है, और सहारनपुर भी करीब करीब वो जगह है जहाँ की ये स्टोरी है। इंसान जब अपनी ज़िंदगी में बीते हुए लम्हात, वो वाक़यात जो वो कभी भी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता, जब मुझे भेजता है, उस कहानी को मैं पढ़ रहा होता हूँ या सुन रहा होता हूँ, तो एक एक लफ्ज़ चीख चीख कर अपनी दास्तान सुना रहा होता है कि उस लम्हे, उस पल उनके साथ क्या हुआ था, क्या देखा था, या क्या वो मंजर होगा, कैसा मंजर होगा, कैसा खौफनाक भयानक मंजर होगा। और मैं जब उन लफ्ज़ों को सुन लेता हूं, पढ़ लेता हूं, तो उसके बाद मैं आंखें बंद करता हूं कुछ देर के लिए। मैं अपनी कुर्सी से, सच्ची बात, ये टेक लगा के ऐसे रिलैक्स हो जाता हूं। जैसे इरम ने मुझे पहला वाकया भेजा, उस वाकये को जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, तो उस वाकये के अंदर मैं दाखिल होने की कोशिश करता हूं। ये ऐसे ही है जैसे आप मेडिटेशन करते हैं और मुराकबा करते हैं, तो आंखें बंद करते हैं और ऐसे बैठते हैं या इस अंदाज में बैठते हैं। उसके बाद आप उसी मंजर के अंदर चले जाते हैं। तो मेरा वो जो एक गहरी सांस लेता हूं मैं, प्रोग्राम से पहले भी मैं एक ऐसी गहरी सांस लेता हूं, उसके बाद मैं कुछ लम्हों के लिए उस कहानी के अंदर पहुंच जाता हूं। उस कहानी से जब वापस लौटता हूं, उस मंजर से जहां मैं खो गया था वापस लौटता हूं, तो फिर उसके बाद कैमरे को रिकॉर्ड पे डालता हूं और उन लफ्ज़ों को बयां करना शुरू कर देता हूं जो मैं देख के आया होता हूं। ये मेरी कहानी सुनाने का अंदाज़ है। अच्छा लगता है तो जज़ाकल्लाह, आप नीचे कमेंट्स में तारीफ़ करते हैं, और किसी को अगर बुरा लगता है तो दिल से उनसे माज़रत ख्वाह हूं। कहानी उस वक्त की है जिसको मैं हमेशा मोहब्बतों भरा वक्त कहता हूँ। वो कहती हैं, वो एक सहारनपुर के एक ऐसे इलाके में रहते थे जहाँ पे शहर तो कहलाता था, ज़िंदगी चहल पहल, रौनक, गाड़ियाँ, शोर, एक शहर जैसा था। लेकिन जिस जगह हम लोग रिहाइश पजीर थे, यहाँ माहौल उस देहात जैसा था जहाँ आज भी लोग एक दूसरे को चेहरों से पहचान लेते थे, नाम पुकार के एक दूसरे को मुखातिब करते थे, क्योंकि दिलों में वो एक दूसरे के लिए प्यार बसा हुआ था, जो अमूमन मेरी कहानियों में, मेरे लफ्ज़ों में गाँव के लिए इस्तेमाल होता है, कि गाँव की ज़िंदगी में। तो ऐसा ही कहती है, हमारा वो छोटा सा शहर मोहब्बत से भरा हुआ था, प्यार से भरा हुआ था, सब एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। इरम कहती है, मैं उस वक्त छोटी थी, इतनी छोटी कि अपनी सहेलियों के साथ घर के बाहर जाकर खेलती थी। ये वो मोहब्बतों का दौर था जब दरख्तों की ठंडी छाँव नीचे बिछी वो चारपाई, और वो ऊपर पत्ते जब हवा देते, एक ठंडी यखबख्ता हवा गर्मियों के मौसम में नीचे बैठे या लेटे इंसान के वजूद को वो हवा टकराती, तो गर्मी में वो जो ठंडक का एहसास होता, असल में वो उस इंसान को वो खुशी मुयस्सर करता कि मेरे पास ऐसी खूबसूरत छाँव है, ठंडी हवा वाला दरख्त है, और वो उसी दरख्त पे ही अपने आप को खुशकिस्मत समझता। ना कि आज के दौर जहाँ पे एयर कंडीशन चल रहे हैं, फुली घर एयर कंडीशन है, कमरों में इंसान एयर कंडीशन लगा चुका है, उसके बावजूद इंसान उस दरख्त की हवा को तो महसूस करके खुश होता था, अपने आप को खुशकिस्मत समझता था। लेकिन इंसान अपने कमरों में, अपने घरों में आज एयर कंडीशन लगा के भी खुश नहीं है। वहीं पे जहाँ काफ़ी दरख्त थे, वहीं पे एक बहुत बड़ा बेरी का दरख्त था।
बाहर निकलते थे, जब स्कूल से वापस आ जाते, खेलने के लिए जाते, तो घर वालों ने स्पेशल कह रखा था उस बेरी के दरख्त के पास नहीं जाना। बच्चे थे फिर भी खेलते खेलते उस बेरी के दरख्त के पास चले जाते थे। अगर आप आंखें बंद करें तो एक आपके सामने एक ऐसा मोहल्ला आ जाएगा जिसके बिल्कुल दरमियान में एक सड़क सी गुजरती है, उसके दोनों तरफ घर से हैं। आज भी बहुत सारे शहरों में ऐसे मोहल्ले पाए जाते हैं, दोनों तरफ घर होते हैं, दीवारों से दीवारें जुड़ी होती हैं। लेकिन वो कहती हैं जहां पे हमारा घर था, हमारे घर के बिल्कुल सामने एक काफी बड़ा सा प्लाट था, खाली प्लाट। कब से खाली था ये तो नहीं पता, लेकिन जो हमारे नेबर्स थे उन्होंने उस बहुत बड़े खाली प्लाट के अंदर सब्जियां उगा रखी थी, जानवर पाल रखे थे, मुर्गियां पाल रखी थी, तो उनके लिए झाड़ियां भी लगाई गई थी, सब्जियां भी थीं, मुर्गियां भी वहां पे फिरती थीं। एक बिल्कुल गांव जैसा माहौल सा था। लेकिन जब हमें बड़े कहते थे उस बेरी के दरख्त के पास नहीं जाना, तो हमें ख्वाहिश होती थी वहीं पे जाके खेलें। क्या है ऐसा जिससे मना करते हैं घर वाले वहां पे जाके नहीं खेलना? तब पता लगा था इस बेरी के दरख्त पे कोई चुड़ैल रहती है। चुड़ैल वो क्या होती है? एक बच्चे के जहन को क्या पता चुड़ैल किसको कहते हैं। तो वो कहती हम आपस में जब बच्चे खेलते तो एक दूसरे को कहते उधर ना जाना, मेरी मामा ने बताया है उधर चुड़ैल रहती है। चुड़ैल वो कैसी होती है? और वो अपने दिमाग से एक चुड़ैल का नक्शा खींचते कि चुड़ैल कैसी होती है। लेकिन इतना ज़रूर समझ गए थे बच्चे होने के बावजूद कि चुड़ैल कोई भयानक चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जिससे बेइंतहा खौफ आता है, बड़े भी डरते हैं, इसलिए बच्चों को भी डरना चाहिए। वहीं जहाँ पे वो खाली प्लाट था जिसके अंदर सब्जियां लगाई गई थीं, जहाँ पे उनकी मुर्गियां, जानवर इस तरह का था, वहीं बिल्कुल उसके कोने पे जहाँ से वो प्लाट शुरू होता था, बिल्कुल स्टार्ट में ही एक बेंच भी रख दी गई थी। एक ऐसी बेंच जिस पे कोई भी जाकर बैठ सकता था। वो सबके लिए थी, क्योंकि दिलों में मोहब्बत थी, एक दूसरे का एहतराम था, एक दूसरे की खुशी गमी में सब शामिल थे। इसलिए कोई चीज़ किसी की नहीं होती थी, कोई भी बैठ जाता, इस्तेमाल कर लेता, कोई भी नाराज़ ना होता। तो वो कहती हम भी बच्चे थे, खेलते हुए अक्सर उस बेंच पे जाके बैठते, उस प्लॉट में खेलते। लेकिन जब भी शाम होने लगती, अंधेरा फैलने लगता, वो जो दरख्त सा होता, जिस दरख्त के नीचे जब रोशनी होती और वो दरख्त अपने एक हिस्से पे सिर्फ छांव करके खड़ा होता, तो वही छांव, वही उस दरख्त के नीचे की छांव बहुत अच्छी लगती। लेकिन जैसे जैसे उस बेरी के दरख्त के ऊपर चादर आती, काली चादर, वो जो रात की तारीकी की काली चादर आती है, जैसे ही वो रात की तारीकी उस दरख्त के ऊपर आती तो नीचे भी वो चादर फैल जाती, जिसको अंधेरा कहते। और जैसे ही अंधेरा होता उस दरख्त के नीचे खौफ सा आता। जहां दिन को हम खेल लेते थे वहां बहुत ज्यादा खौफ महसूस होता था। मैं, मेरी सहेलियां, उनमें कुछ लड़के और लड़कियां, हम छोटे से थे, हम सारे खेलते रहते। वक्त बहुत जबरदस्त गुजर रहा था। ये उन दिनों की बात है जब बिजली बहुत ज्यादा जाती थी। इन्वर्टर, वो सिस्टम, ऐसा कुछ भी नहीं आया था। जिस घर में हम रहते थे, ये हमारा किराए का घर था, काफी बड़ा सहन था, लेकिन इसी गली के अंदर भी बाहर एक बाथरूम बना हुआ था जहां पे लोग बाहर जाके भी इस्तेमाल करते थे। इरम कहती है जो हमारे घर का बाथरूम था एक पीछे की तरफ भी था। लेकिन उन दिनों में हमारे दादा अबू जो थे वो जिंदा थे और वो सहन में सोते और बाथरूम के लिए वो बाहर चले जाते थे, क्योंकि पीछे वाला जो बाथरूम था वो मेरे अब्बू और चाचू लोग इस्तेमाल करते थे। जब भी बिजली जाती थी उन दिनों में, तो बिजली जाते ही सब लोग इकट्ठे होते, कभी टेरेस में बैठ जाते और कभी ऐसा भी होता सहन में नीचे बैठ जाते, बिजली आने का इंतजार करते। और कभी ऐसा होता बिजली गई होती, सर्दियों की रात होती, तो सब सो जाते। स्पेशली उन दिनों में जब इन्वर्टर, वो बैटरी सिस्टम, यूपीएस सिस्टम नहीं था,
बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता, क्योंकि मैंने कहा मेरी कहानी अमेरिका में रहने वाले बहुत सारे लोग भी सुनते हैं, यूरोप में रहने वाले भी, उनको शायद कुछ चीज़ों को नहीं पता। यूपीएस बोलते हैं कि ऐसा सिस्टम जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में या शायद इंडिया में भी हो बनाया गया है कि जब लाइट चली जाती है तो आपकी बैटरी जो चार्ज होती है वो सारा घर का सिस्टम आपकी बैटरी पे आ जाता है। बैटरी आपके घर को सप्लाई देती है, आपके पंखे लाइट सब ऑन हो जाती हैं। अब तो सोलर प्लेट्स लगा दी गई हैं, सूरज की रोशनी उस बैटरी को चार्ज करती है और सोलर सिस्टम पे आपका सारा चलता है। तो उस वक्त वो कहती हैं ये सिस्टम सोलर वगैरह नहीं आए थे, तो इसलिए वक्त गुजारा जाता था गपशप करके कि जब तक बिजली आ जाती, और जैसे बिजली आती एक शोर सा मतलब ओ बिजली आ गई है, बच्चे खुश होते, क्योंकि गर्मी होती, पंखा नहीं चल रहा होता था इसलिए जागते थे। सर्दियों में पंखे की जरूरत नहीं होती थी, सब सो जाते थे। ऐसी ही एक शाम हम बच्चे बाहर खेलते रहे, खेर के अंदर घर के अंदर दाखिल हुए, हमने खाना वगैरह खाया और यूं 10:30 का टाइम होगा, तकरीबन 9 बजे बिजली चली गई। मेरी चाची, मेरी अम्मी, अब्बू और मैं, हम ऊपर छत पे चले गए, क्योंकि गर्मी हो रही थी। ऊपर टेरेस पे जाके बैठने का मज़ा यूं आता था कि टेरेस पे थोड़ा सा गर्मी का एहसास कम होता था, ऐसा लगता था जैसे हवा सी चल रही हो। हम सारे ऊपर चले गए, अब्बू जाकर लेट गए, मेरी चाची और मेरी अम्मी इस अंदाज में बैठ के बातें करना शुरू हो गई कि उनका रुख टेरेस पे बैठे हुए इस अंदाज में था कि उनका मुंह बिल्कुल उसी प्लॉट की तरफ था जो बिल्कुल सामने था, जहां सब्जियां उगी हुई थीं, जहां दिन को मुर्गियां फिरती थीं, उसी की तरफ वो बैठी देख रही थी। लाइट गई हुई थी, हर तरफ अंधेरा जरूर था, लेकिन आज चांदनी रात थी। ऐसी चांदनी रात जिसमें आप दूर दूर तक देखना चाहें तो देख सकते हैं। जब चांद अपने जोबन पर होता है, पूरा मुकम्मल चांद, तो वो अपनी एक काली खटाटोप अंधेरे को अपनी नीली रोशनी से इस तरह मुअत्तर कर देता है कि जब घटाटोप उस काली चादर को, जो रात की तारीकी कहलाती है, उस पर सूरज अपनी, चांद अपनी नीली शुआएं, अपनी किरणें बखेरता है, तो हर तरफ एक चांदनी रात कहलाती है। वो रात ही चांद के नाम से मंसूब हो जाती है, चांदनी रात। वो चांदनी रात थी, तो वो दोनों बैठी बातें कर रही थी। इरम कहती है मैं भी जाग रही थी, पापा सो गए थे। बातें करते करते मेरी चाची की निगाह उस सामने वाले प्लॉट की तरफ गई। तकरीबन टाइम हो चुका था 10:30 का, 9 बजे की लाइट गई हुई थी, अभी तक लाइट नहीं आई हुई थी। चाची कहती हैं सामने प्लॉट की तरफ देखा तो वही एक नीलगो रोशनी, वही एक प्लॉट जिसके अंदर दिन सारा एक हलचल, मुर्गियां, जानवर, इंसान आ रहे हैं, बेंच पे बैठ रहे हैं, लेकिन अभी बिल्कुल खामोशी थी। 2-3 दफ़ा उनकी निगाह पड़ी, बातें करते हुए, जिस तरह ख़वातीन की निगाह पड़ती है, निगाह पड़ती रही, कुछ भी नहीं था, सब नॉर्मल था। वो कहती मैंने इर्द गिर्द भी देखा, हर तरफ नीलगो रोशनी थी और खामोशी थी। आज तो बिजली लेट ही हो गई थी, 10:30, 11, 12, 1 बजे का टाइम हो गया। यहां तक किरम कहती है मैं भी सो गई, लेकिन वो दोनों ऐसी बैठी कि बिजली आएगी तो हम सोएंगे, और बातों में ऐसी मशगूल हुई कि टाइम का पता ही नहीं लगा। तकरीबन रात का 1:30 बज गया। जो थोड़ी बहुती कहीं से कोई आवाज़ आ जाती थी, कहीं से किसी के बोलने की आवाज़, किसी के खांसने की आवाज़, किसी के गुजरने की आवाज़, जो ये एहसास दिलाती थी कि इंसान अभी तक जाग रहे हैं। लेकिन जब रात का 1:30 बजा तो उस वक्त एहसास हुआ हर तरफ खामोशी खामोशी, हर कोई अपने अपने बिस्तर में मजबूरी में जाके सो गया है। पता नहीं लाइट आज कितनी लंबी चली गई है, कब आएगी कोई पता नहीं। अब तो चाची भी अजीब से होने लगी थी, लगता है आज रात लाइट ने आना ही नहीं है, मेरे ख्याल में हम भी चल के सोएं। तो ऐसे बातें करते हुए उनकी निगाह फिर से उसी प्लॉट की तरफ गई जहां पे कई मर्तबा वो पहले भी देख चुकी थी, लेकिन उनकी निगाह पड़ी तो इस वक्त वो बेंच खाली नहीं था। उस बेंच के ऊपर एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए, सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक लड़की बैठी हुई थी।
उसके कपड़े इतने रोशन थे, इतने सफ़ेद थे कि उस नीलगों रोशनी जो चांद ने फैला रखी थी उसमें वो क्लियर देख सकती थी। उस बेंच के ऊपर एक लड़की बैठी है। उसके बैठने का अंदाज ऐसे था, उसने अपना बाजू ऐसे कंधे पे रखा हुआ था और अपने बाजू को देख रही थी। हाँ, उसके बाजू में चूड़ियां थीं। उसका मुंह नीचे की तरफ झुका हुआ था, लेकिन उसके बाल इतने बड़े थे कि वो बैठी हुई थी और उसके बाल नीचे जमीन तक जा रहे थे। उन्होंने उसको देखा। बात इतनी अहम थी वो जो कर रही थी कि कोई लड़की बेंच पर बैठी है, सफ़ेद कपड़े पहने, अपनी चूड़ियों को देख रही है, खनखनाती चूड़ियों को कि उसके बाल ज़मीन तक लहरा रहे हैं। उनको चौंक जाना चाहिए था, लेकिन वो बात में ऐसी मशगूल की समझी होगी कोई मेरी हमारी तरह जो आके बेंच पे बैठ गई है कि बिजली अभी तक नहीं आ रही, बातों में मशगूल रही। 5 से 7 मिनट गुजरे होंगे, बात मुकम्मल हुई। वो जो बात कर रही थी इतनी अहम बात, और जैसे ही बात मुकम्मल की तो दोबारा उस तरफ ध्यान गया तो वो अभी तक वहीं पे बैठी हुई थी। वो एकदम परेशान हो गई। मेरी अम्मी से बोली, इरम कहती है भाभी वो देखो वो लड़की बैठी है नीचे। तो मेरी माँ ने भी जैसे नीचे देखा तो मेरी माँ की भी निगाह पड़ी। एक सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक लड़की बैठी है जिसका चेहरा नीचे की तरफ है, इंसानी चेहरा है, रंग उसका गोरा है, उसके बाजू जिसके अंदर चूड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा उसने चूड़ियाँ पहन रखी हैं और इस अंदाज में अपना हाथ ऐसे कंधे पर रख के बैठी है कि अपनी चूड़ियों को देखी जा रही है, जैसे उसको अपनी चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन उसके बाल इतने काले स्याह चमकीले और लंबे हैं कि ज़मीन तक जा रहे हैं। बालों को देखते ही मेरी माँ भी चौंक गई, कह रही है बड़े ज़बरदस्त इसके बाल हैं, लेकिन कौन है ये? रात के इस पहर, टाइम देखा तो तकरीबन कोई 1:30 बजे का टाइम, और 1:30 बजे एक लड़की इस तरह बेंच पे बैठी है। मेरी चाची और मेरी माँ दोनों देखती रहीं। अभी उनको देखते हुए कोई 30 सेकंड ही हुए होंगे, शायद इससे भी कम टाइम, कि उस लड़की को एहसास हो गया। उसने ऊपर की तरफ नहीं देखा, लेकिन जैसे उसको एहसास हो गया कि कोई बैठा उसको देख रहा है। और कहती हैं जैसे ही हमने उनको उसके बारे में बात की और देखना शुरू किया तो वो एकदम से बेंच के उससे खड़ी हो गई। और जब खड़ी हुई तो तब अंदाज़ा हुआ जिन बालों को हमने एक अंदाज़ा लगाया था कि इतने लंबे हैं, खड़े होने पे भी वो इतने लंबे थे कि ज़मीन को टच हो रहे थे। इतने बड़े बाल, घने काले स्याह और इतने लंबे के ज़मीन को टच हो रहे। जब वो खड़ी हुई और जैसे ही वो उस बेंच से उठ के खड़ी हुई तो वो भागना शुरू हो गई, ऐसे जैसे अपने आप को छुपाना चाह रही हो। ऐसे भाग रही थी कि ये मुझे जो 2 ऊपर ख़वातीन बैठी देख रही हैं, मुझे नहीं दिखाना अपने आप को। और भागती हुई सामने तक गई और उसके बाद आंखों से ओझल हो गई, गायब सी हो गई। रात की खामोशी और ऊपर टेरेस पे बैठी हुई 2 ख़वातीन ने जब ये मंजर देखा तो एकदम से हैरान हो गई कि एक सेकंड भी नहीं लगाया खड़े होने में और जल्दी से भागते हुए गई। और कहां चली गई तो एकदम से कहती है मेरी मां ने मेरे बाबा को जगाया। मैं भी जाग गई और इस तरह उन्होंने नीचे जाके बाकी घर वालों को भी जगा दिया। सब बोले क्या हुआ? तो वो बोले बाहर चल के देखो, एक लड़की थी इस तरह भागती हुई गई है, इतने लंबे बाल, कौन है, कहां से आई और रात के इस पैर क्या बैठी कह रही थी। सब उठ गए हैं और बाहर गली में पहुंचे हैं, उस बेंच की तरफ गए हैं। खाली पड़ा था क्योंकि वो जा चुकी थी। इधर उधर जहां देख सकते थे इधर उधर जाके भी मर्दों ने देखा, लेकिन कहीं पे कोई भी नहीं था। तो उनमें से घर का एक फर्द बोला, मर्द, लगता है तुम लोगों को वहम हो गया होगा, इस वक्त रात को कोई लड़की कैसे आके बैठेगी। तो चाची बोली नहीं, पहले मैंने देखा था, फिर मैंने भाभी को बताया। तो मेरी माँ बोली हाँ मैंने भी देखा है, हम दोनों का वहम कैसे हो सकता है। उसके बाल इतने लंबे थे, बैठे हुए ज़मीन पे शायद पड़े हुए थे, हमें नज़र नहीं आए। वो इतने लंबे थे कि जब वो बैठी हुई थी तो ज़मीन पे पड़े हुए थे, जब खड़ी हुई है तो उसके खड़े होने पे उसके बाल ज़मीन को टच हो रहे थे। तो चेहरा कैसा था? घर वालों ने पूछा। वाइट कलर का उसका चेहरा था, एक खूबसूरत सा चेहरा, जैसे कोई खूबसूरत चेहरा होता है। लेकिन अब वो कहां गई? वहम होगा। किसने कहा नहीं, किसी की मेहमान आई हुई होगी, बिजली गई हुई है, शायद वो आके बैठ गई, ऐसे बातें होने लगी। खैर कहा अब तो नहीं है ना, तो चलें अपने अपने बिस्तर में जाके सब सो जाएं। और यूं सब अपने अपने बिस्तर में जाकर तकरीबन सो गए। तकरीबन इसी वाक़ये के
2 महीने बाद मेरी सहेली, हम इतने भी बच्चे नहीं थे, मतलब समझ बूझ तो सारी थी। इरम कहती हैं कि मेरी सहेली मेरे पास आई और उसने आके मुझे एक बात बताई। मैं हैरान इसलिए थी कि जिस वक्त ये वाकया हुआ था तो घर वालों ने ये क्लियर लफ्ज कहा था, भाई वहम था या जो भी था, हमें इससे क्या लेना देना, इसको किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हमने, क्योंकि उन्होंने सख्ती से मना कर दिया था बच्चों को और बड़ों को, सबको, दादा अब्बू ने, कि भाई तुम लोगों ने अगर देखा भी है, मुझे लगता है तुम्हारा वहम है, अगर कुछ था भी सही तो बताते किसी को नहीं है इस तरह की बातें, छोड़ो जो कुछ भी था, हमारा कोई लेना देना नहीं, इसको डिस्कस कोई ना करे। तो सब ने इस बात को समझ लिया था कि अगर वहम था तो ठीक है, अगर वहम नहीं था तो फिर भी हमें इसको डिस्कस नहीं करना, किसी को नहीं बताना, और किसी ने ही किसी को नहीं बताया। लेकिन 2 महीने बाद जब मेरी सहेली मेरे पास आई तो मैं खेलने के लिए जैसे बाहर गई तो वो बाहर मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही कहती है, इरम मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा हाँ बोलो क्या हुआ? कहती है तुम्हें कुछ बताना है। मैं कहा बोलो। और जब उसने मुझे बताया तो मैं एकदम से चौंक गई, क्योंकि मैंने उससे कोई भी बात नहीं की थी। मैंने उसका बाजू पकड़ा, मैंने कहा आओ ये बात चल के मेरी चाची और मेरी मम्मी को बताओ। वो मेरे साथ चलती हुई मेरे घर आ गई और मैंने चाची को बुलाया, अम्मी को भी बुलाया। कहती हाँ क्या हुआ है? मैंने कहा अम्मी, चाची ये देखें ये क्या बता रही है। उससे पूछा हाँ बेटा क्या हुआ है? तो उसने बताना शुरू किया, कल रात को 1:30 बजे के करीब मेरे पापा बाथरूम के लिए उठे हैं, क्योंकि इरम के घर के जो दादा थे वो भी बाहर वाला जो गली में कहीं बाथरूम बना हुआ था, मैं वजाहत भी नहीं कर सका, बाहर लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया तो कहीं बना हुआ था या जो सिस्टम था मुझे नहीं पता, तो इसको बाहर ही कर देते हैं। वो भी घर का दरवाज़ा मेन खोल के बाहर निकल के जो हाँ कोई बाथरूम बना हुआ था उसको इस्तेमाल करते थे। तो वो लड़की बता रही है सहेली कि मेरे पापा रात को उठे हैं और चांदनी रात थी, क्लियर नज़र आ रहा था, घुप अंधेरा नहीं था और बिजली भी थी। आज गली अंधेरे में डूबी हुई नहीं थी, रोशन थी। उनको वॉशरूम जाना था, वो उठे हैं, वो नींद में थे और उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा खोला। रात की खामोशी में जब आप घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो वो दरवाज़ा खुलना भी दूर दूर तक आवाज़ जाती है। लोहे का गेट जब आप, या लकड़ी का गेट भी रात के टाइम आप खोलेंगे तो क्लियर दूर दूर तक आवाज़ जाती है। वो कहती है जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो बाहर निकलते ही उनकी निगाह पड़ी कि सामने वो जो आपके घर के बिल्कुल सामने वो खुला खाली प्लॉट सा है और उसके बाहर जो बेंच पड़ी हुई है, उस बेंच पे एक सफ़ेद कपड़े पहने लड़की बैठी है और उसने अपना हाथ ऐसे अपने कंधे पे रखा हुआ है और उसके हाथ में चूड़ियां ही चूड़ियां हैं और अपने वो चूड़ियों को बैठी देख रही है। उसके बाल बहुत लंबे थे, ज़मीन तक पड़े हुए थे। मेरे पापा नींद में थे, लेकिन उनकी जैसे निगाह पड़ी तो वो कह रहे हैं मैं नींद में हूँ या क्या हूँ। तो उन्होंने अपने आप को देखा, इधर उधर देखा, उनको अंदाज़ा हुआ नहीं वो जाग चुके हैं, बाहर बाथरूम के लिए जा रहे हैं। इस वक्त वो नींद में नहीं है, ख्वाब नहीं देख रहे, हकीकत में है। कहते हैं उनकी आंखें खुल सी गई, वो जो खुमारी सी थी वो हट सी गई, बिल्कुल वो चाको चौबंद हो गए, बिल्कुल होशियार अलर्ट हो गए और उसकी तरफ खड़े होकर देखने लगे कि रात के इस पहर ये कौन है इधर बैठी हुई है, मैं इससे पूछूं। जिस तरह मिलना मिलाना मोहब्बत का दौर था, सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे। तभी उनके दिमाग में आया मैं आगे बढ़ूं और इससे पूछूं भाई कौन हो बेटा, इधर रात को इस टाइम क्या कर रही हो? तो कहते मैं ये भी सोच के आगे बढ़ने ही लगा था कि वो एकदम से खड़ी हो गई और जैसे ही खड़ी हुई उसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन तक लहरा रहे थे, काले घने स्याह बाल जमीन तक लहरा रहे थे। उसका चेहरा इंतहाई खूबसूरत था। कहते मैं डर गया कि ये कौन है, इतनी हसीनो जमील सफ़ेद कपड़े पहने हुए और चूड़ियों से उसके हाथ भरे हुए और उसके बाल जमीन पे टच हो रहे। कहते मैं अभी ये आगे बढ़ने ही लगा था कि जैसे ही वो खड़ी हुई और तेजी से चलती हुई वो जो सामने दीवार बनी हुई है, क्योंकि लाइट थी, अंधेरा नहीं था। वो पहली दफ़ा जब उन्होंने देखा था इरम की फैमिली ने, बिजली गई हुई थी। वो कहते हैं मैंने देखा लाइट थी तो गली में रोशनी थी, वो चलती हुई गई है, वो जो सामने ऊंची सी दीवार बनी हुई है घर की। कहते हैं हाँ, जिसकी उस तरफ कोई भी नहीं रहता। उन्होंने कहा हाँ। कहते हैं वो मेरी आंखों ने देखा, वो तेज तेज चलती हुई, दौड़ने वाला अंदाज नहीं था, चलने वाला अंदाज था, तेज तेज चलती हुई उस दीवार के पास गई है
उसने मुड़ के मुझे देखा है कि मैं खड़ा हूं या चला गया हूं, तो मैं वहीं अपनी जगह पे मुजस्सम सा खड़ा हुआ था। तो उस दीवार के पास पहुंच के मैं भी हैरान था कि इधर उधर जाने के बजाय वो सामने वाली दीवार की तरफ इसका मुंह है। क्या दीवार से टक्कर मारने जा रही है, क्या करने जा रही है दीवार के पास? कि उसने एक दफा मुड़ के मुझे पीछे देखा कि मैं अपनी जगह पे मौजूद हूं, साथ ही उसने अपना सर वापस दीवार की तरफ किया, मुंह फेरा जो उसने मुड़ के देखा था, और वो सीधी दीवार के अंदर चली गई है। उस वक्त तक मैं अभी इतना नहीं डरा था क्योंकि मैं समझा क्या है, डर आ गया था। लेकिन जब मैंने उसके पूरे वजूद को, वो जो इंसान की तरह एक क्लियर वजूद था, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, हाथों में चूड़ियां पहने हुए, लंबे लंबे बाल, जब वो तेज़ी से जा रही थी, उसकी कमर मेरी तरफ थी, तो बाल नीचे घसीटते हुए जा रहे थे, घसीटते जा रहे थे। और जैसे ही वो दीवार के पास गई, उसने मुड़ के मुझे देखा और साथ ही वो दीवार के अंदर दाखिल हो गई। तभी वो कहते हैं मैं समझ गया ये इंसान नहीं थी, क्योंकि इंसान दीवार के अंदर गायब नहीं हो सकता। बुजुर्ग थे, जानते थे वाहिद एक मखलूक है जिनको जिन्नात कहते हैं, जो दीवार के आर पार भी हो जाते हैं, दीवार के अंदर चले जाते हैं। और मेरी आंखों के सामने ही वो दीवार के अंदर गायब हो गई थी। कहते मैं जल्दी से भागा अंदर की तरफ, और उन्होंने घर वालों को जगाया। वो बाहर आए और जाके उस दीवार को देखा, इधर उधर देखा, उन्होंने भी ढूंढा, किसी तरफ कुछ भी नहीं था। और तब मेरी मां ने इरम से पूछा, इरम कहती मेरी मां ने मुझसे पूछा तुमने ये बात किसी को बताई थी? मैंने कहा नहीं मां, मुझे मना कर दिया था, मैंने किसी को ये बात नहीं बताई। तो उस लड़की से पूछा आपने पहले ये बात भी सुनी थी? उसने कहा नहीं, हमने तो पहली दफा रात सुना है, जब पापा ने रात देखा, आज पता लगा है। तो उसके बाद ये बात क्लियर हो गई थी। वो जो दीवार के अंदर गायब हुई है, वो पहले वो जो इरम की मां ने और चाची ने देखा था, वो वहम नहीं था। उस वक्त भी वो वही थी जो भागती हुई गायब हो गई थी, जिसको कल रात दीवार के अंदर जाते हुए देखा था। यूं घर वालों ने फैसला किया, दादा अबू से कहा कि अब आज के बाद आपने बाहर वाले बाथरूम की तरफ नहीं जाना, पीछे वाला जो बाथरूम है आपने वही इस्तेमाल करना है। बाहर ये वाकया हो चुका है, क्योंकि उनकी फैमिली ने भी यही फैसला कर लिया था कि अब बाहर कोई भी रात के टाइम नहीं जाएगा। और दादा अबू को सख्ती से मना इसलिए कर दिया गया कि कहीं खुदा ना खास्ता ये रात को जाएं और वो नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि अब तो गवाही पड़ गई थी कि वहम नहीं है, वो आके बैठती है। और वो बैठ भी हमारे घर के बिल्कुल सामने वाले बेंच पे रही थी। और उसके बाद दादा अबू ने वाकई बाहर जाना छोड़ दिया। लेकिन एक खौफ तो था, जो हमें पता लगा था कि उस बेरी के दरख्त पे कोई चुड़ैल रहती है। तो हमें पता लगा कि शायद ये चुड़ैल है जो इंसान का रूप दा के एक इंतहाई खूबसूरत औरत बन के रात को आके बैठती है। घर वाले कह रहे थे ये किसी शिकार की तलाश में है, ये किसी को अपनी तरफ उलझाना चाह रही है, किसी को अपनी तरफ इंसानी रूप धार के मुतवज्जो करना चाह रही है। और अगर कोई इसकी तरफ मुतवज्जो हो गया और ये उसको अपने पीछे लेके चल पड़ी, तो आगे जाके उसका ये दिल निकाल कर खा जाएगी। जो चुड़ैल होती है वो इंसान का दिल निकाल कर खा जाती है। हम बच्चे बहुत डर गए थे। मैं और मेरी सहेली हम खेलते थे, जैसे अंधेरा होने लगता था, लेकिन हम जल्दी से अपने घर को चले जाते थे। वक्त इसी तरह गुजरा कि कुछ अरसे बाद हमारा वो जो बड़ा सा सहन था, वहां पे एक सोफा भी पड़ा हुआ था। यहां पे दादा अबू सोते थे, आजकल वो अंदर सोते थे, अंदर का ही बाथरूम यूज करते थे। वहीं पे सोफा पड़ा होता था और कोई ना कोई सहन में भी सोफे पर बैठ जाता था। हमारा जो बड़ा सा लोहे का घर का गेट था वो इस अंदाज का बना हुआ था। अब भी बहुत सारे गेट ऐसे होते हैं कि जिनके दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं। आजकल तो शीशे वाले गेट भी आ गए हैं कि शीशा इस तरह का लगा होता है कि घर के अंदर वाले लोग बाहर देख सकते हैं, बाहर वाले अंदर नहीं देख सकते। लेकिन ये इस तरह का बड़ा गेट था कि अगर घर के अंदर कोई बैठा है तो उसके अंदर इतनी जगह थी, काफ़ी ज़्यादा। इस डिज़ाइनिंग ऐसी थी कि बाहर आप देख सकते थे कौन गुजर रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, क्लियर नज़र आता था। ऐसी एक रात हमारी दादी बाहर सोफे पर जाकर बैठ गई
उस मोहल्ले के अंदर ये कैसी रात हो चुकी थी जहां हर कोई अपने अपने घर बिस्तर के अंदर ख्वाबे खरगोश के मजे लूट रहा था, गहरी नींद में सो रहे थे। उनको कहीं शायद नींद नहीं आ रही थी। अभी ज्यादा टाइम भी तो नहीं हुआ था। दादी की तरह कई लोग थे जो अभी जाग रहे थे। मोहल्लों के अंदर जब आप रात रहते हैं तो कहीं रेडियो की आवाज़ आती है, कोई रेडियो। आजकल तो ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। अब तो मोबाइल का दौर आ गया, लैपटॉप का दौर आ गया, इंटरनेट का दौर आ गया। उन इलाकों में जहाँ पे ये सहूलियात नहीं थी तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रेडियो चलने की आवाज़ आ जाती थी। कोई रेडियो पे रात को गाने सुन रहा है, ख़बरें सुन रहा है। खबरें भी तो रात को 9 बजे आती थी, वरना हर तरफ खामोशी होती थी। हाँ, ऐसी गली महलों के अंदर कभी कभी कोई भूला भसरा कुत्ता ज़रूर बोलता था। ऐसा भी कई दफा होता था, 3-4 कुत्ते जोर जोर से बोलना भौंकना शुरू कर देते थे तो मोहल्ले वाले जाग के अलर्ट हो जाते थे, कहीं चोर तो नहीं आ गया। लेकिन आज ना कोई कुत्ता भौंक रहा था, ना किसी घर से कोई रेडियो के ऊपर गाने लगने की आवाज़ आ रही थी। हर तरफ खामोशी थी, जैसे आज सबको जल्दी सोने की थी और सब जल्दी सो गए थे। तो दादी अपने बिस्तर से उठी और चलती हुई सोफे पर जाकर बैठ गईं और इस अंदाज में जाके बैठी कि उनका मुंह बड़े गेट की तरफ था। यकीनन इंसान जब नींद ना आ रही हो तो दिमाग के अंदर कुछ ख्यालात, कुछ बातें चल रही होती हैं। उनके दिमाग में भी भूली भसरी बातें थीं। आज वो बातें सोच रही थीं और सोचते सोचते वो सोफे पे आ गईं। आके कैसे बैठी कि उनको ये तक अंदाज़ा नहीं था कि वो इस अंदाज में बैठी हैं कि जब टेक लगा के बैठी हैं कि उनका रुख बिल्कुल गेट की तरफ है। गेट के बाहर कुछ भी था वो देख सकती थी, रोशनी थी, आज बिजली नहीं गई थी। इंसान के ऊपर कभी भी ये फीलिंग आती है, उसका दिल चाहता है, आज भी इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी इंसान कुछ लम्हे के लिए सोचना चाहता है, कुछ लम्हे के लिए सब कुछ इस टेक्नोलॉजी से, मोबाइल से, हर चीज़ से दूर होकर गहरी सोच में जाना चाहता है, अपने माजी की यादों में। तो दादी भी अपनी माजी की यादों में चली गई। माजी की यादों में खोए हुए उनको कितनी देर हुई थी वो नहीं जानती थी, वो तो सोचे जा रही थी। जिंदगी का ये लंबा सफर कैसे तय हुआ, कौन आया, कौन अपना बिछड़ गया, कौन अपना इस आरजी दुनिया को छोड़ के मर गया। वो गहरी सोचों में थी, क्या क्या सोच रही थीं। वहीं बैठे बैठे खुली आंखों के साथ कहां पहुंची हुई थी नहीं जानती थी। चौंकी उस वक्त जब उनके कानों ने एक घंटी की आवाज को सुना। टन 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 टन, वो वाली घंटी जो मंदिर के अंदर हाथ से बजाई जाती है। वो वाली घंटी जब पूजा की जाती है, हिंदू मजहब जब पूजा करते हैं, पूजा पाठ, तो उनके हाथ में एक घंटी सी होती है और वो घंटी बजाते हैं, टक टक टन 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 टन, वो एक बेल सी बजाते हैं पूजा पाठ के लिए। उस तरह की मिलती जुलती एक बेल कभी कभी गाय के गले में भी लटकी होती है कि गाय चलती रहे, बैठी रहे, उस घंटी से एहसास होता है। लेकिन ये एक खास किस्म की बनी हुई घंटी होती है जो पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल की जाती है। रात की खामोशी में गहरे दूर समंदर जैसी दूर गहराई के अंदर वो अपनी सोचों में गर्क थी। कोई दुनिया जहान का उनको होश नहीं था। लेकिन जब कानों में वो घंटी की आवाज आई, टन 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 टन, तो एकदम से चौंकी कि रात के इस पहर कौन है जो घंटी बजा रहा है। जैसे अपने ख्यालों से वापस आई तो पहली बात जो दिमाग में आई कि हैं, मैं तो बाहर हूं, कहां, सोफे पे। ओ, मैं तो ख्यालों में डूबी थी। ओ, तो वापस कैसे आई उस घंटी की आवाज से। कहां है घंटी? तो कानों ने आवाज को सुन के कहा, सामने गेट की तरफ से। आंखें गेट की तरफ गईं तो वहीं पे आंखों ने देखा कोई सफेद लिबास पहने हुए है, उसके हाथ में घंटी है। वो क्लियर, क्योंकि जगह बनी हुई थी गेट के अंदर देखने की, गैप होता है गेट के अंदर, इस अंदाज का बना हुआ था कि उन्होंने देखा कोई सफेद लिबास पहने हुए है और उसके हाथ में घंटी है और वो गेट के बिल्कुल सामने है। और वो घंटी बजाता हुआ टन 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 गेट की दूसरी तरफ गया।
आहिस्ता से वो कदम रख रहा था। चलने का अंदाज ऐसा था जैसे सोच सोच के कोई चल रहा हो। एक कदम तो वो रख देता था, लेकिन दूसरे कदम को काफ़ी सेकंड के बाद रखता था। इंसान चहलकदमी जिस तरह करता है वो भी बहुत तेज़ थी। उस लम्हे जो उसकी चलने की स्पीड थी वो चहलकदमी के मुकाबले में भी बहुत स्लो थी। वो इतना आहिस्ता से उसने अपना कदम रखा और फिर दूसरा कदम रखा और फिर आगे कदम रखा, लेकिन हाथ के अंदर पकड़ी हुई घंटी को मुसलसल बजाए जा रहा था, टन 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 टन। और जैसे ही वो गेट के उस तरफ पहुंचा तो वहीं से मुड़ गया। उसको तो चाहिए था, वो गली में से दाखिल हुआ था, गेट के सामने आया था, घंटी बजी थी, दादी अम्मा जाग गई, ख्यालों से वापस आ गई। तो वो आहिस्ता से चलता वो आगे चला जाता, लेकिन गेट के जब दूसरे सिरे पे पहुंचा तो वो मुड़ गया। उन्होंने देखा कि उसने अपने वजूद को मोड़ लिया और फिर से वापस उसी तरफ आया जिस तरह पहले गया था। फिर से वो घंटी बजाता हुआ पहले लेफ्ट से राइट गया था, अब राइट से फिर लेफ्ट की तरफ जा रहा था। उसी तरह स्लो स्लो और उसी तरह घंटी बजाते हुए। दादी परेशान थी, रात के इस पहर कौन है? ये तो पूजा पाठ का भी टाइम नहीं है। कौन है जो सफेद कपड़े पहने हुए घंटी बजा रहा है? वो साकित सी उसी सोफे पे बैठी रहीं और उसी घंटी बजाने वाले को देखती रहीं कि उन्होंने देखा 2 से 3 उसने चक्कर लगा लिए। जो क्लियर हो गया वो इसी गेट के सामने ही चक्कर लगा रहा है और घंटी बजा रहा है। तो वो अब चौंक गई थी कि अगर जो भी था रात के इस पहर गुजर रहा था तो चला जाता। ये तीसरा चक्कर है जो इस गेट के आगे गुजर के लगा रहा है। मतलब वो इसी गेट के सामने, गेट के बिल्कुल पास, गली के दरमियान में भी नहीं, गेट के बिल्कुल पास ये घंटी बजा रहा है रात के इस पहर। क्यों? कौन है ये? वो चौंक सी गई। उनको लगा ये कोई अजीब सी बात है। फौरी तौर पे उठी हैं, भागती हुई अंदर आई हैं, जगाया, जल्दी से उठो, बाहर कोई है गेट पे। कोई भी गहरी नींद हो जब आप उसको झंझोड़ के उठाएं और कहें जल्दी उठो बाहर कोई गेट पे है, तो वो जल्दी से उठ खड़ा होता है। जगाने वाले का अंदाज, उसके बोलने के अंदाज, उसका लहजा बता देता है कोई परेशानी वाली बात है। ऐसे ही वो जल्दी से खड़े हो गए। दादाबू क्या हुआ? बाहर गेट पे कोई है, घंटी बजा रहा है। वो दौड़ते हुए बाहर आए, जूते तक उनके पांव में नहीं थे कि इतनी तेजी से आए कि क्या हुआ। दादी की कैफियत को समझ गए थे कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। जैसे ही वो आए बाहर बाहर खामोशी थी, कोई भी घंटी की आवाज नहीं थी। फिर भी वो दौड़ते हुए गेट की तरफ गए, गेट को खोल दिया ये देखने के लिए कौन है जो आगे चला गया है, वापस मुड़ गया है। गली सुनसान पड़ी थी। दादी से पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कोई सफेद कपड़ों में था। कद कितना था? छोटा कद था, इंसान के कद से बहुत छोटा कद था, लेकिन वो घंटी बजा रहा था और हमारे दरवाजे के आगे बजा रहा था। दादाबू फिर भी बाहर निकल गए और बाहर निकल के काफी आगे तक जाके देखा, गली इतनी सुनसान पड़ी थी और गली के अंदर सिर्फ एक प्लाट ही था जो हमारे घर के बिल्कुल सामने था। वो भी बिल्कुल वीरान पड़ा था, उस प्लाट में भी कोई नहीं था। तो फिर ये कौन था? अगर इतनी देर के अंदर वो आगे जा भी चुका होता तो गली इस तरह की बनी हुई थी, जाता हुआ वो नजर आता, वो छुप नहीं सकता था। और यह भी पॉसिबल नहीं था कि किसी के घर से निकल के हमारे घर के सामने कोई घंटी बजाने रात को आया है और चक्कर लगा रहा है। तो यह भी फिक्र वाली बात थी कि कौन है ऐसा, क्यों कर रहा है। लेकिन दादा अबू ने पूरी गली के अंदर देख के, जूते पहने, पूरी तसल्ली कर दी, कोई भी नहीं था। फिर दादी से पूछा तो उन्होंने सारा वाकया बता दिया। उन्होंने कहा फिर भी मैं सुबह जायजा लूंगा, किसी और ने भी इस घंटी को सुना है या किसी के यहाँ कोई ऐसा मेहमान आया है या कुछ ऐसा हुआ है। आप बता रही हैं वो इस तरह चक्कर लगा रहा था, आप ना उठती तो वो मजीद चक्कर लगाता रहता, क्या हो गया? और अगली सुबह उठते ही उन्होंने वाकई जो जो मिलने वाले थे उनसे पूछा, इस अंदाज में उनको महसूस भी ना हो कि स्पेशल मैं पूछ रहा हूँ, वो शक में भी ना पड़े, इस अंदाज में जैसे रात कोई आया, मेहमान आया या कोई घंटी बजाने के लिए कोई आवाज़ सुनी, ये है वो। इस तरह पूछा, सब ने कहा हम में से किसी ने आवाज़ नहीं सुनी और ना ही किसी के यहाँ कोई मेहमान आया था। तो फिर दादी का सवाल ये था, फिर वो कौन था जो इतनी जल्दी में गायब भी हो गया और वो भी हमारे घर के आगे घंटी बजाने क्यों आया था? काफ़ी टाइम तक ये मामा हल ना हो सका।
सब सोचते रहे वो कौन था, वो छोटे कद वाला कौन था जो हमारे घर के बाहर सफ़ेद कपड़े पहने घंटी बजा रहा था, क्योंकि यही सफ़ेद कपड़े पहने हुए वो बेंच पे बैठी थी। और उस वाक़ये के बाद सारे अलर्ट थे। उस वाक़ये के बाद किसी का आकर इस तरह घंटी बजाना भी सबको चौंकने पे मजबूर कर गया था। लेकिन उसके बाद दादी ने बाहर बैठना भी छोड़ दिया। अगर कभी इस तरह इंसान जिस तरह आके बैठता तो कम ही बैठती थी। लेकिन इस गली के अंदर वाक़यात अब भी हो रहे थे, चीज़ें अब भी हो रही थीं। कभी ना कभी कोई ना कोई बात कहीं ना कहीं से सुनने को मिल जाती थी। ऐसे ही एक दिन हमारी घर के अंदर हमारी एक मौसी थी, वो मिलने के लिए आई। चाची और मेरी अम्मी ने उनको वेलकम किया, बातें वगैरह की और उनको लेकर वो ड्राइंग रूम के अंदर आकर बैठ गई। हमारे ड्राइंग रूम के अंदर एक बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल थी, लकड़ी की बनी हुई, इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल जो काफ़ी पुराने दौर की थी, लेकिन बहुत ही वजनी किस्म की थी। ऐसी मैंने एक राज प्रोग्राम किया था। पुराना एक बना हुआ रेस्ट हाउस था, बहुत ऊंची उसकी छत थी और उस प्रोग्राम के एंड के ऊपर वो एक जिन था जो कोने में खड़ा था। हमने क्लियर रिकॉर्ड भी किया था। पर्दे हिले थे, बहुत सारे लोगों ने अगर वो प्रोग्राम देखा है तो आपको याद आ जाएगा। पर्दे बहुत दफ़ा हिले थे तेज़ी के साथ, हमने भाग के कैमरा भी दिखाया था, आगे पीछे कोई नहीं था, काफ़ी साइन रिकॉर्ड हुए थे। उस जगह के अंदर एक टेबल पड़ी हुई थी जो बहुत बड़ी थी, बहुत भारी भरकम थी, क्योंकि वो भी अंग्रेज़ के दौर के, पाकिस्तान बनने से भी पहले की थी। बहुत भारी भरकम, बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल थी। तो कहती हैं हमारे घर के अंदर भी जो वो डाइनिंग टेबल बहुत बड़ी सी थी, वो पुराने दौर की थी, इतनी बड़ी थी कि हम बच्चे अक्सर उसके अंदर खेलते थे, छुप जाते थे, छुपन छुपाई भी खेलते थे। तो हम उस बेंच के अंदर, इतनी बड़ी थी कि हम छुप जाते थे और ढूंढने वाला थोड़ी देर के बाद ही हमें ढूंढ सकता था। और अगर हम देख लेते थे कोई उस तरफ आ रहा है तो हम दूसरी टेबल की दूसरी तरफ हो जाते। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितनी बड़ी टेबल थी। वो कहती हैं वो दोनों, मेरी चाची और मौसी, उसी डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई। मेरी अम्मी ने कहा बैठे, मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। अम्मी चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। ये शाम का टाइम था और वो दोनों वहाँ पे बातें करना शुरू हो गई। हम बच्चे बाहर खेलने के लिए चले गए। अक्सर शाम के टाइम ऐसा भी होता था कि हम इसी कमरे में, इसी घर के अंदर, इसी डाइनिंग टेबल के नीचे भी खेल रहे होते थे, या फिर हम बाहर भी चले जाते थे। तो वो दोनों बातें कर रही थी। बातें करते करते अभी तकरीबन उनको, पहले अम्मी भी उनके साथ बैठी रही, अम्मी, भाभी, मासी तीनों बैठ के बातें करती रही। जब अम्मी ने कहा कि बैठे हैं आप लोग, मैं चाय बना के लाती हूँ, तो भाभी ने कहा, मेरी चाची ने कहा आप बैठे भाभी, मैं बना के लाती हूँ। तो अम्मी ने कहा कोई बात नहीं, आप बैठे, मैं बना के लाती हूँ। अम्मी उठ के किचन में चली गई और ये दोनों बैठ के बातें कर रही थी। बातें करते करते इन्होंने एक आवाज को सुना, एक ऐसी आवाज जैसे कोई हंसी हंसता है, अजीब सी खिसियानी हंसी, अजीब सी। मासी चौंकी है। मेरी चाची से कहती कि ये क्या आवाज थी। उस वक्त तक वो आवाज चाची ने शायद नहीं सुनी थी। कहती कौन सी आवाज। कहती ऐसे जैसे कोई हंसा हो। कह रही मैं तो नहीं सुनी। उन्होंने कहा अच्छा। फिर वो बातें करने लग गई। अभी थोड़ी ही बातें की थी कि फिर एक आवाज आई, ऐसी क्लियर आवाज। शाम के टाइम है, अभी घुप अंधेरा नहीं हुआ, अभी हल्की हल्की रोशनी है, सूरज मुंह छुपाने, सूरज जाने के लिए तैयार है, बल्कि जा भी चुका है। फुल अंधेरा नहीं फैला, क्योंकि जब सूरज चला जाता है और रात की काली चादर फैलती है तो ये आधा घंटा लगता है घुप अंधेरा होने में। तो अभी शाम का वो मंजर था कि सूरज जा रहा था और अभी अपनी ड्यूटी पे रात ने आना था, ये वाला टाइम था कि उस टेबल के नीचे से एक आवाज आई। और ये एक
बच्चे की सी पहले एक बारीक सी आवाज आई है। उन दोनों ने उस आवाज को तो सुना है, लेकिन क्लियर नहीं हो सका कि क्या कहा गया है, लेकिन एक आवाज उनके कानों में आ गई थी। तो वो दोनों एक दूसरे से बोली, ये कैसी आवाज थी? मासी बोली, हां ऐसी थी जैसे कोई कह रहा है अपनी आवाज बंद करो। तो चाची बोली, हां मुझे भी ऐसे ही लगा है जैसे कोई ऐसी आवाज थी, लेकिन क्लियर नहीं थी, ऐसी थी, आवाज बंद करो। कहां से आई है? पता नहीं। खैर बच्चे खेल रहे होंगे, उनको तो नहीं पता था बच्चे कहां हैं, तो वो फिर से बातें अभी शुरू ही करने लगी थी कि फिर से क्लियर एक आवाज आई, अपनी आवाज को बंद करो, अपने मुंह को बंद करो, चुप हो जाओ वरना मैं जान से मार दूंगा। ये इतनी क्लियर और भारी भरकम आवाज में बोला गया था कि कोई बच्चा आवाज को निकालता भी तो ऐसी आवाज नहीं निकाल सकता था, और बोलने वाला जो बोल रहा था वो भारी भरकम आवाज का मालिक था, और वो डायरेक्टली उन दोनों खवातीन से मुखातिब होकर कह रहा था, अपने मुंह को बंद करो, चुप हो जाओ वरना मैं जान से मार दूंगा। वो दोनों चौंक सी गईं। जिस लहजे को पहले बच्चे की सी आवाज में सुना था, अब भारी भरकम सा लहजा आ गया। वो एकदम से हैरान हुई, कोई शरारत कर रहा है, कोई बच्चा है, क्या है भाई, ये किस तरह की आवाज है? शाम के टाइम आप बैठे हों और आपको एकदम से आवाज है तो हर इंसान चौंक जाता है। उन दोनों ने अब की बार इधर उधर देखना शुरू कर दिया कि अब डाउट नहीं रहा था कि ये आवाज सुनी है नहीं सुनी, क्या कहा गया है क्या नहीं कहा गया, क्लियर समझ आ गया था कि ये कहा गया है, और इधर उधर देखना शुरू कर दिया कि कौन है, किसने कहा है। तो तभी आवाज आई, इधर उधर क्या देख रही हो, नीचे हूं मैं। तब ये आवाज उन्होंने सुनी कि इधर उधर क्या देख रही हो, नीचे हूं मैं, तो वो दोनों एकदम इकट्ठे ही नीचे की तरफ झुकी हैं। और जैसे ही उस टेबल के नीचे झुकी हैं ये देखने के लिए कि आवाज अगर ये नीचे से आई है, वो बोलने वाला नीचे है, तो वो जैसे ही झुकी हैं, झुकते ही एक कहका सुनाई दिया है, क्लियर कहका, जैसे कोई उन पे तंजिया हंस रहा हो। और ये कहका इतना ऊंचा लगाया गया कि किचन में खड़ी हुई मेरी मां ने भी सुन दिया। और जैसे ही मेरी मां ने सुना और इन दोनों ने नीचे जैसे ही झुकी हैं और झुकते ही वो कहका सुना, तो इन दोनों के मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि वो कहका इतना क्लियर सुनाई दिया था। क्लियर कहका, इतना क्लियर कहका कि वो दोनों नीचे झुकी हैं और उस कहके को सुना है। कहका बिल्कुल उनके पास से था, इतना करीब से कहका उन्होंने सुना था कि वो दोनों चौंक गई और पीछे की तरफ हट गई हैं कि कहका हमने सुना है। और तभी उनके मुंह से चीख निकली है, और जैसे उनके मुंह से चीख निकली है, किचन में काम करती हुई मेरी मां भागती हुई आ गई है। क्या हुआ है, ये कौन हंसा था? तो वो दोनों जो खौफजदा थी और बोली, भाभी आपने वो कहका सुन लिया? कहती हां मैंने सुना है। तो एकदम से खड़ी हो गई, वो जो चीख मार के पहले से खड़ी हुई थी एक कदम पीछे हट गई और कहती है, भाभी यहां से कहका आया है। तो मेरी मां बोली, बच्चे कहां हैं? उन्हें कहा चेक करें, बच्चे तो नहीं नीचे शरारत करे, कोई बच्चे तो नहीं है। तो वो नीचे घुसी हैं, उन्होंने सारी टेबल को देख लिया, नीचे कोई भी नहीं था। और उसके बाद जल्दी से मां बाहर की तरफ आई हैं देखने के लिए कि बच्चे कहाँ हैं। तो बाहर निकल के देखा तो हम बच्चे बाहर खेल रहे थे। वो हमसे मुखातिब हुई, तुम लोग कहाँ थे? हमने कहा हम यहीं खेल रहे हैं, अंदर आए थे अभी? उन्होंने कहा नहीं हम अंदर नहीं आए। और बच्चों का बताने वाला अंदाज ऐसा था कि वो समझ गई बच्चे झूठ नहीं बोलते, शरारत करते हैं तो बच्चों के चेहरे से पता लग जाता है कि शरारत के मूड में। बच्चों के चेहरों को देखते ही पता लग गया शरारत नहीं है, इन्होंने शरारत नहीं की। उन्होंने कहा नहीं हम तो नहीं है, हम तो बाहर हैं। तो वो जल्दी से अंदर आई। तो उन्होंने कहा बच्चे तो बाहर हैं, अंदर कोई भी नहीं है। फिर भी तीनों ने मिलकर पूरी बेंच उस डाइनिंग टेबल के नीचे खड़े होकर हर तरफ देख लिया, नीचे कुछ भी नहीं था। लेकिन जो हंसा था और जिसने कहा था अपने मुंह को बंद करो, चुप हो जाओ वरना जान से मार दूंगा, ये बहुत खौफनाक जुमला था। एक ऐसा खौफनाक जुमला कि मासी ने कहा मैं जा रही हूं। वो इतनी डर गई थी उस जुमले को सुन के, क्योंकि उनको पहले जब बच्चे की आवाज में कहा गया था उन्होंने कहा था ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा है चुप करो, मुंह बंद करो। लेकिन जब धाड़ के गुस्से वाले अंदाज में कहा गया था अपना मुंह बंद करो, चुप करो वरना जान से मार दूंगा, वो तो दोनों ने क्लियर सुना था। तभी वो चाय पिए बगैर वहां से चली गई और दोनों खवातीन भी बाहर आकर खड़ी हो गई, क्योंकि बहुत ज्यादा डरी हुई थी। एक ऐसा जुमला
बोला गया था, जो इतने गुस्से में था कि मुंह बंद करो, चुप करो, नहीं तो जान से मार दूंगा। ख़वातीन बैठी बात कर रही थी, इंतज़ार होने लगा कि घर के मर्द आ जाएं, और जब घर के मर्द आए उनके साथ इस वाक़ये को डिस्कस किया गया। वो अंदर आए, उन्होंने पूछा कहाँ से आवाज़ आई, उनको वो जगह दिखाई गई कि यहाँ से क्लियर आवाज़ आई है, क्योंकि इस घर के अंदर अभी तक तो कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ था। गली के बाहर हो रहे थे। वो औरत जिसको मेरे घर वालों ने देखा था, हमसायों ने देखा था, वो बाहर देखी गई थी, गेट के बाहर ही था जो घंटी बजा रहा था। लेकिन आज पहली दफ़ा ऐसा हो रहा था, घर के अंदर से क्लियर आवाज़ आई थी, तो वो सारे डर गए। वो कहती हैं फिर हमने जो कलमात पढ़ सकते थे उनके मज़हब के, वो सारे उन्होंने मिल के कहा पढ़ो, ताकि दोबारा ये वाक़या यहाँ पे ना हो। और सब ने मिल के वहाँ पर पढ़ा, तो तब जाके सबका खौफ ख़त्म हुआ। लेकिन इस आवाज़ को सुनने के बाद कई दिन तक हम डरे रहे, कई दिन तक हम खौफजदा रहे। वो कहती है कि जो हमारी वो गली थी जिसके अंदर उस औरत को देखा गया था, उस सफ़ेद कपड़ी वाली को, और जहाँ पे वो देखा गया था, वहाँ पे कुछ और लोगों ने भी जो वाक़या बताया था वो ये था कि उस बेरी के दरख्त के ऊपर सफेद कपड़ों में किसी को देखा गया था। बताने वाले ने इसकी तफसील नहीं बताई थी, लेकिन उनका कहना यह था कि रात को गुजरते हुए, क्योंकि किसी काम से वो लेट हो गए थे, वो अपने घर की तरफ आ रहे थे, और जब वो गुजरते हुए उस बेरी के दरख्त की तरफ पहुंचे तो उनके दिमाग में कुछ भी नहीं था, कोई खौफ नहीं था, कोई अंधेरे का खौफ नहीं था, कोई रात का डर नहीं था। नॉर्मल सब उस तरह अपना आ रहे थे, लेकिन उनको महसूस हुआ कि बेरी के दरख्त के जैसे ही वो नीचे से गुजरने लगे हैं, तो ऊपर से जिस तरह बेरी के दरख्त के ऊपर छोटे छोटे बेर लगे होते हैं, ऐसी चीज़ कोई नीचे गिरे तो वो भी रात की खामोशी में आवाज़ पैदा करती है। हम एक देहात में जंगल में गए थे, वहाँ पे बहुत बड़ा बेरी का दरख्त था, वहाँ उसके नीचे कई बेर गिरे थे और कई आवाज़ें आई थी। बहुत कुछ हमने रिकॉर्ड किया था, उसके अंदर भी बैठा हुआ कुछ हमने रिकॉर्ड किया था। एक प्रोग्राम है मेरा, तो कह रहे मैं भी उसके नीचे से जब गुजरा हूँ तो ऊपर से कोई चीज़ आके बाकायदा नीचे गिरी है। जब गिरी है तो मेरा एकदम अपने जो ख्यालों में था, जो बिल्कुल इधर उधर भूला हुआ था, मत सा होकर गुजर रहा था, वो ऐसे ख्यालों से चौंका कि ये क्या गिरा है, ऐसे ऊपर की तरफ से गिरा है, नीचे गिरा था कि ऊपर से क्या गुजरा है। मुझे यहाँ तक ये याद नहीं था कि मैं बेरी के दरख्त के नीचे से गुजर रहा हूँ, लेकिन उस कोई चीज़ थी, उसका छोटा सा बेर था, क्या था रात का टाइम मुझे नहीं पता। जब वो नीचे गिरा तो मेरा ध्यान ऊपर की तरफ गया। जब मैंने ऊपर देखा तो मेरी आंखों ने सफ़ेद किसी चीज़ को बैठे हुए देखा। उस बेरी के ऊपर वो जो सफ़ेद सी चीज़ थी, ऐसा था जैसे सफ़ेद रोशनी सी होती है, लेकिन रोशनी ने शक्ल इस तरह की इख्तियार की हुई थी जैसे कोई इंसान बैठा या बैठी हो। ऊपर कोई इंसान बैठा या बैठी हो, वो चीज़ की नीचे गिरी। मैंने नीचे देख के चौंका और जैसे ऊपर की तरफ देखा तो एक सेकंड को ही देखा कि उस दरख्त के बिल्कुल ऐसी जगह पे जहाँ पे इंसान बैठ ही नहीं सकता, वहाँ पे सफ़ेद कपड़ों से, वो मर्द थी या औरत ये भी नहीं पता लगा, लेकिन ये था कि कोई बैठा है जिसका वजूद इंसान की तरह का है। ऐसे निगाह पड़ी और एकदम से इतना खौफ आया, वो कहते मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। मैंने घर की तरफ दौड़ लगा दी। उस वजूद को मैंने महसूस कर दिया था जो उस बेरी के दरख्त के अंदर था। वो इंसान का वजूद था, सफ़ेद कपड़ों में था, मर्द या औरत। वो कहते इतना खौफ था, बस एक झलक देखी, मैं ये नहीं देख सका और घर पहुंच गया। तो इस गली के अंदर वाक़यात तो बहुत हो रहे थे, और अभी आगे जो वाक़यात हैं जो उन्होंने मुझे सुनाए हैं वो इंतहा के खौफनाक हैं। इरम ने जो बताया उस घर में जो मज़ीद हुआ, इन बच्चों के साथ हुआ और उनकी चाची और इरम के साथ हुआ और दादी के साथ हुआ जो वाक़यात हैं। तो जब कहानी इस तरह की लंबी होती है तो मैं कोशिश करता हूँ उसको मैं 2 पार्ट में कर लेता होता हूँ, क्योंकि कहानी का मज़ा बरकरार रहे। वाक़या सुनाना मकसद मेरा नहीं होता, कहानी को एंजॉय कराना मकसद होता है। कि जिस तरह मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया कि मैं कहानी में डूब जाता हूँ और वापस आता हूँ तो पूरा वो नक्शा खींचता हूँ, तो आपको भी महसूस हो कि आप वहाँ पर थे और ये सब कुछ हो रहा था। तो इसलिए आज यहीं पर इसका पार्ट 1 ख़त्म कर रहा हूँ। आगे के जो वाक़यात हैं, जो इस फैमिली के साथ, अभी तो शुरुआत है, इस फैमिली के साथ जो मज़ीद वाक़यात हुए कल इंशाल्लाह आपको पार्ट 2 में सुनाऊँगा। तो जाने से पहले जिस तरह कहता होता हूँ, आप लोग भी अपनी मुझे वो कहानी जो आपके साथ बीती हो या आपने किसी से सुनी हो, अपने बुज़ुर्गों से, या आपके साथ वाक़या हुआ, आप मुझे भेज सकते हैं। और उसके लिए तरीका ये है कि मेरा व्हाट्सअप नंबर जो मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ, इस पर आपने कहानी को लिख के भी भेज सकते हैं और कहानी को वॉइस मैसेज लंबा सा रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में कहानी आप लिख के भेजें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें। आखिरी लफ्ज़ लास्ट में जो आपने लिखना है वो लिखना है स्टोरी, STORY।
या उर्दू में कहानी भी लिख सकते हैं। होता यह है, बहुत ज़्यादा जब मैसेज आए होते हैं तो रोज़ जब मैं अपना मोबाइल खोलता हूँ तो पहले चेक करता हूँ कहीं पे स्टोरी या कहानी लिखा हुआ है, तो उस मैसेज को मैं खोल के देखता हूँ कहानी है। अगर वो कहानी होती है तो नंबर दे के सेव कर लेता हूँ, हॉरर स्टोरी नंबर फलां, महफूज कर लेता हूँ, जब आपका नंबर आएगा सुना दूंगा। अगर आप स्टोरी या कहानी लिखना भूल जाएंगे तो फिर प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। और इसको भेजने के लिए मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, पाकिस्तान का कोड है 92, शुरू में आप देख लीजिए आपके मुल्क में 00 लगता है या जमा लगता है प्लस का निशान, +923136655500। मैं नंबर रिपीट करूंगा, +923136655500। उर्दू में पढ़ेंगे +923136655500। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।